नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब प्लेलिस्ट लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आज वरिष्ठ पत्रकार श्री रामचरण जोशी से बात कर रहा हूं। ये प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है। आप 82 वर्ष के हैं और न केवल पत्रकारिता बल्कि हिंदी भाषा के लिए भी आपने काम किया है। कुछ वर्ष पहले ये आपकी किताब आई है, मैं बोनसाई अपने समय का। तो जोशी जी ने यह पुस्तक, जो कि तकरीबन चित्रों को यदि मैं छोड़ दूं तब भी 450 पृष्ठों के नज़दीक ये किताब है, और इसमें उनकी जीवन गाथा जो शुरू होती है और उसमें बतौर पत्रकार एक रिपोर्टर से ब्यूरो चीफ के रूप में उन्होंने जितने प्रयोग देखे, जितने वाक्य घटनाएं देखी, उन सब के बारे में इसका बहुत ही रोचक ढंग से उल्लेख है। और इस किताब के प्रकाशक हैं राजकमल, ये पेपरबैक में है। तो अगला मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ जोशी जी ये है जी कि आप एक अवधि में केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी वाइस चेयरमैन के रूप में रहे। तो यदि आप अपने जीवन की उस पारी पर नज़र डालें तो दर्शकों को बताएं कि आपकी क्या विचारधारा थी और उसको आपने किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। देखिए, मैं इसका उपाध्यक्ष बना 2006 से लेकर के और 2009 तक में रहा, शायद 2010 तक, तो 3-4 साल में रहा। और आगरा में इसका मुख्यालय है जी। और ये भारत सरकार के जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसके अधीन आता है जी। और उस समय हमारे मध्य प्रदेश के और बल्कि उस जमाने के राष्ट्रीय नेता अर्जुन सिंह जी इसके कैबिनेट मिनिस्टर थे। और चूँकि अर्जुन सिंह जी से मेरे क्योंकि दिल्ली नई दुनिया उनके विश्वास पात्र थे, उनके सम्मान के पात्र, उनके सम्मान, मेरे एक प्रतिबद्धता के कारण वो मेरी काफ़ी सम्मान करते थे। और इसने तो खैर गए था, मुझसे उम्र में बड़े थे, इसने तो उनका करते थे, लेकिन मेरी जो वैचारिक प्रतिबद्धताएँ थी उनका वो बहुत सम्मान करते थे। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ नीलेंद्र जी कि मैं अच्छे लोगों के साथ रहा जिन्होंने कभी भी मेरी वैचारिक अस्मिता की हमेशा रक्षा की और उसमें कोई समझौता नहीं होने दिया। इसके लिए मैं राजेंद्र माथुर जो हमारे संपादक हैं नई दुनिया के, उनका भी आभारी हूँ। लेकिन जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष में इसका बना, बल्कि उससे पहले मैं राष्ट्रीय बाल भवन है उसका भी अध्यक्ष था 6 महीने के लिए, जिसका अध्यक्ष जो थी उस समय इंदिरा जी रह चुकी थी, डॉक्टर करण सिंह वगैरह, वो सब बड़े लोग थे। तो खैर मैं इस बार मेरे सामने यही था कि हिंदी को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए। पहली बात ये, हिंदी एक आम जन की होनी चाहिए, उसकी जो पारिभाषिक शब्दकोश हो या कैसा भी हो उसमें सरल हो। इसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा मिशन था कि हिंदी को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले, और वो ये था कि यूएन के अंदर, यानी यूएन में 4-5 भाषाएं रिकॉग्नाइज हैं, वहाँ हिंदी को भी मान्यता मिले, यानी एक बाकायदा उसमें अनुवाद की व्यवस्था हो, सब कुछ हो। आपको शायद याद होगा कि जब अटल जी 1977 में विदेश मंत्री थे, उन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया। तो मेरा वही स्वप्न था कि कभी हमारी हिंदी भी बने। तो हमने 2007 में वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया न्यूयॉर्क में, और उसका उद्घाटन आप आशा करेंगे यूएन हेडक्वार्टर में ही हुआ, उसके मुख्यालय में हुआ। और उस समय जिन 3 लोगों ने, जो हम 3 लोग थे जिन्होंने उसका संबोधित किया, उसमें से एक मैं था। तो हमारी कोशिश उस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो हम लोगों ने वहाँ प्रस्ताव भी पारित किया कि भाई ये पूरी व्यवस्था की जाए, इसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो भी विदेश मंत्रालय कर सकता है
किया जाए और उसको तो एक मुख्य मुद्दा ये था कि आपने विश्व स्तर पर इसको विश्व की भाषा गुंजित किया, उसके लिए गुंजित किया। और दूसरा ये था कि दक्षिण के अंदर हम हिंदी का, वैसे तो गांधी जी के ज़माने में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा रही है और मैं उसका भी जुड़े रहे हैं, जो हाँ मेंबर रहा हूँ, जाता हूँ, लेकिन ये है कि हिंदी एक सेतु की भूमिका निभाए, एक पुल की भूमिका निभाए दक्षिण भारत और हिंदी भारत के बीच के अंदर, और जो ईमानदारी से जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसको 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में रखा गया था कि वो ईमानदारी से लागू हो। दक्षिण भारत में तो हिंदी पढ़ाई जाती रही है, देखिए केरल में पढ़ाई जाती रही है, आंध्रा में, सब जगह, लेकिन क्या हमारे उत्तर भारत के राज्यों 10-11 राज्यों में क्या तमिल, तेलुगु, क्या बंगला, क्या कन्नड़ पढ़ाई जाती है? तो अगर मान लीजिए दक्षिण भारत की संवेदनाओं और उनकी सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखना है तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम हिंदी भाषी दक्षिण भारत की भाषाओं को अपने प्रदेशों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो राजस्थान हो, कोई भी हरियाणा हो, वहाँ पर व्यवस्था की जाए कि हम दक्षिण भारत की भाषाओं को भी पढ़ाएं, बांग्ला को भी पढ़ाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने बड़ी कोशिश की बात है कि यदि हम चाहते हैं कि इसको अन्य लोग समझें तो हम भी उनकी भाषाओं को समझें। इसके अलावा कोई और प्रमुख आपके नज़र में कोई और तरीका है या स्टेप है, वो भी दर्शकों को बताएं। देखिए, जब मैं था उपाध्यक्ष उसका, तो हम श्रीलंका गए। इतना ही नहीं, आप वहाँ से वो अफगानिस्तान जो उस समय संकटों से अशांत था, वहाँ भी हमने अपने आदमी को भेजा कि अफगानिस्तान में, यानी काबुल विश्वविद्यालय में हिंदी की शुरुआत कैसे कराई जा सकती है। और हमने इतना ही नहीं, वहाँ सिलेबस बनवाया। हमने अपने डायरेक्टर और प्रोफेसर, उसको मैंने भेजा कि जाइए वहाँ सिलेबस बना दिए, क्योंकि मैं काबुल जा चुका था 87 के अंदर। तो मैंने सोचा कि वहाँ ज़रूरत इस बात की है, तो मैंने ये काम किए। इसके बाद नॉन हिंदी स्पीकिंग जो नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से ध्यान में रखा, चाहे वो ऐजाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, और चाहे तो कोशिश यही रही कि नए स्थानों पर इसको ले जा सकें। बहुत अच्छा है, और सफलता भी मिली। 3 वर्ष के सीमित समय में आपने ये बहुत ही ठोस कदम उठाए और ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और इसके लिए धन्यवाद। दर्शकों से मेरा कहना है, देखते रहिए, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा।